हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। मैं हूं गोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो प्रीवियसली हम लोगों ने जो हमारा डिफ्लेक्शन ऑफ बीम है उसका जो थ्योरी पार्ट है वो हम लोगों ने एंड किया, ठीक है। मोमेंट इरा मेथड जो है, कास्टिग्लिआनो थ्योरम जो है वो हम लोगों ने देखा, और जो मैकॉलेस मेथड है डबल इंटीग्रेशन का वो हम लोगों ने देखा। तो आई होप आप लोगों को मेथड समझ आए होंगे ना। जो कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के वर्कबुक के वो हम लोग अब देखने वाले हैं। तो आई होप जो वर्कबुक का प्रिंट आउट है वो आपके पास होगा। जैसे कि हमेशा मैं आप लोग को रिमाइंड कराता हूँ, वैसे मैंने आपको रिमाइंड कराया है। तो आई होप आपके पास इस वर्कबुक का जो प्रिंट आउट है वो होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर मैं आप लोग को बताते हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आपको लेने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 आप लोग को देखने हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 69 से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन देखिएगा, आपको बोल रहा है फ्लेक्सर रिजिडिटी EI ऑफ कैंटिलीवर बीम इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट ओवर द लेंथ ऑफ द बीम एज शोन इन द फिगर। इफ अ लोड P एंड बेंडिंग मोमेंट PL/2 are applied at the free end okay of the beam, then the value of slope at the free end is, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है स्लोप एट द फ्री एंड। आपको स्लोप एट द फ्री एंड आप लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को सुपरपोजिशन थ्योरम कैसे यूज़ करना है वगैरह वगैरह मैं आपको पूरा बताते जाता हूँ। देखिए, तो क्वेश्चन में आप लोगों को ना ऐसा जो कैंटिलीवर बीम दे रखा है, दिस इज योर कैंटिलीवर बीम, दिस इज योर कैंटिलीवर बीम, और यहाँ पर इसमें इस तरह से पॉइंट लोड जो है P इस तरह से लग रहा है, और यहाँ पर ऐसा क्लॉकवाइज सेंस में PL/2 का इस तरह से कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट जो है वो एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। आप लोग को स्लोप निकालना है ना। ज़रूरी नहीं कि आप लोगों को जो फॉर्मूला है वो याद हो, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला याद होगा तो कुछ नहीं करना है आप लोग को। देखिए, अगर मान लीजिए आपको फॉर्मूला याद है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉर्मूला याद है कि इस केस का, देखो ये जो केस है आप लोगों का जो क्वेश्चन दिया है इसको आप दो केसेस में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। ये दो डिफरेंट केसेस को कंबाइन करके बना है। एक कैंटिलीवर जिसके एंड पे इस तरह से P पॉइंट लोड लगा है, सेम है ना, लेंथ L है इसकी, और सेम मैं L लेंथ का दूसरा एक कैंटिलीवर ले लूँ इस तरह से जिसके फ्री एंड पे इस तरह से क्लॉकवाइज PL/2 लग रहा है। तो इस दो कंडीशन को अगर मैं मर्ज कर दूंगा तो ये कंडीशन मिल जाएगी। तो सुपरपोजिशन जो थ्योरम है वो इसी पे बेस्ड है कि जैसे मुझे सुपरपोजिशन थ्योरम का इस्तेमाल करके डिफ्लेक्शन या स्लोप निकालना है, तो मुझे जो भी प्रॉब्लम दी हुई है मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ये आइडेंटिफाई करना है कि कितने स्टैंडर्ड केसेस को मर्ज करके इस केस को आपको दिया गया है। तो जैसे कि एक स्टैंडर्ड केस कैंटिलीवर विथ अ पॉइंट लोड एट फ्री एंड एंड विथ अ कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट एट फ्री एंड, इस तरह के दो केसेस को मर्ज करके आपको ये वाला केस बनाया गया है। तो ये दोनों जो केसेस है, ये जो स्पेशल केस है, यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट है m, उसकी वैल्यू आपके पास PL/2। तो ये जो दो केसेस हैं, इन दो केसेस के जो फॉर्मूले हैं आपके, फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दैट इज एट फ्री एंड एंड फॉर द मैक्सिमम फ्लूइड दैट इज आल्सो एट फ्री एंड, उसका आपको फॉर्मूला या तो याद होना चाहिए। तो जो यहाँ पर दिस इज लेट अस से लोडिंग नंबर 1, दिस इज लोडिंग नंबर 2। तो ये जो लोडिंग नंबर 1 एंड लोडिंग नंबर 2 को आप कंबाइन करोगे तो आपको जो लोडिंग है वो मिल जाएगी। तो अगर मुझे डिफ्लेक्शन चाहिए y मैक्स, तो ये कैसे लिख सकता हूँ? यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, जो इस कंडीशन का जो आप लोगों का डिफ्लेक्शन या फिर स्लोप होगा वो इस इंडिविजुअल लोड्स के द्वारा क्रिएट किए गए डिफ्लेक्शन और स्लोप के सम के बराबर होगा। यानी कि P लोड जो है फ्री एंड पे पॉइंट लोड लगा है वो एक सर्टेन डिफ्लेक्शन क्रिएट करता होगा, वो एक सर्टेन स्लोप क्रिएट करता होगा। सेम सेकेंड जो आपके पास PL/2 लग रहा है वो भी एक सर्टेन डिफ्लेक्शन क्रिएट करता होगा, एक सर्टेन स्लोप क्रिएट करता होगा। तो अगर ये दोनों एक साथ लग रहे हैं तो दोनों के जो डिफ्लेक्शंस है वो ऐड हो जाएंगे, दोनों लोड के जो स्लोप्स है वो ऐड हो जाएंगे। दिस इज द सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। सो y मैक्स अगर मैं निकालूंगा तो जो y मैक्स आपका आता ओनली ड्यू टू पॉइंट लोड दैट इज y मैक्स 1, इस वाले इस केस में जो y मैक्स मिलता, दिस इज द y मैक्स ऐसा, ठीक है, y मैक्स 1, ठीक है। और इसके लिए जो y मैक्स मिलता है इस तरह से, दिस इज y मैक्स 2। तो अगर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की बात करनी हो तो y मैक्स 1 प्लस y मैक्स 2 मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है, y मैक्स 2 एज पर सुपरपोजिशन मेथड या सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके, ओके। एंड अगर मैं थीटा की बात करूं, थीटा जैसे कि थीटा मैक्स होता है, हम जानते हैं थीटा मैक्स होता है फ्री एंड पे, तो थीटा मैक्स जो होगा इस एंड पे यहाँ पर जो स्लोप आएगा दिस इज थीटा मैक्स 1, ओके, थीटा मैक्स 1, ओके। सेम वैसे ये हो जाएगा आपके पास थीटा मैक्स 2। तो जो मैक्सिमम स्लोप होगा यहाँ पर दैट इज फ्री एंड पे जो भी स्लोप होगा, यानी किसी भी पॉइंट की बात कर सकते हो, यहाँ पर तो फ्री एंड की बात हो रही है और किसी भी दूसरे पॉइंट की भी बात हो सकती थी,
ठीक है। तो उस पॉइंट पे इस लोड के कारण जितना डिफ्लेक्शन आ रहा है प्लस इस पॉइंट पे इस वाले लोड के कारण जितना डिफ्लेक्शन आ रहा है उसको ऐड कर देते हैं। स्लोप के लिए भी सेम वही चीज हम लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो थीटा मैक्स ये आपका हो जाएगा थीटा मैक्स फॉर ड्यू टू द फर्स्ट लोडिंग प्लस थीटा मैक्स ड्यू टू द सेकंड लोडिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हो, इसको इस तरह से आप लोग बना सकते हो ना। इसलिए आप लोग को सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो हम लोग क्या करते हैं ऐसे केस में, जो मोमेंट एरिया मेथड है कैंटिलीवर के लिए सबसे आसान होता है। तो कैंटिलीवर के लिए मैंने लगा दिया मोमेंट एरिया मेथड और मैंने डायरेक्टली जो स्लोप है उसकी वैल्यू निकाल ली। जैसे कि क्या, आपके पास जो प्रॉब्लम है तो मैंने इसको दो प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिया। एक बना दिया मैंने ऐसा, दिस इज विथ अ पॉइंट लोड, एल लेंथ है इसकी, ई आई इसकी फ्लेक्सर रिजिडिटी है। सेकंड मैंने बना दिया इसको इस तरह से, इस तरह इसमें PL/2 का कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लग रहा है, ठीक है। तो इसका BMD कैसा बनेगा, इसका जो BMD बनेगा वो इस तरह का बनेगा, लाइक दिस विल बी द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, दिस विल बी द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, करेक्ट। ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी P/L और बेटा पूरा का पूरा क्या होगा, नेगेटिव साइड में होगा क्योंकि हॉगिंग क्रिएट कर रहा है, ठीक है। सेम वैसे इसके लिए बात करें, दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट, कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट है, इसके लिए भी MD की बात करते हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट के लिए देखोगे तो इसमें बिफोर एंड आफ्टर जाना पड़ता है, आपको मैं बता चुका हूँ। तो जस्ट बिफोर दिस कॉन्सेंट्रेटेड लोड देयर इज नो बेंडिंग मोमेंट, ओके। जस्ट आफ्टर दिस कॉन्सेंट्रेटेड बेंडिंग मोमेंट देयर इज M, दैट इज PL/2। कैसा ये क्लॉकवाइज है, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं ना, फ्री हैंड से स्टार्ट किए तो क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो नेगेटिव साइड में PL/2 और इसके बाद कुछ भी एक्स्ट्रा लोड नहीं है। सो द बेंडिंग मोमेंट विल नॉट चेंज एट एनी सेक्शन, यू विल सी दैट जो mx होगा दैट विल बी इक्वल टू m, दैट इज PL/2, ओके। नाउ यहाँ पर फिक्सिंग मोमेंट आएगा इस तरह से, दैट विल बी mr एंड दैट विल बी इक्वल टू दैट विल बी इक्वल टू m PL/2। और ऑब्वियस सी बात है साइन जो होगा, डायरेक्शन जो होगा अपोजिट होगा। सो यहाँ पर जस्ट बिफोर दिस बेंडिंग मोमेंट PL/2 है एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सो PL/2 और यहाँ से क्या रहा है माइनस PL/2 क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, राइट टू लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो ये दोनों एक नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव है और ये आपका फिर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 0 हो गया बेसिकली। तो ये आपका बेंडिंग डायग्राम कंप्लीट हो गया फर्स्ट केस का, सेकंड केस का। नाउ स्लोप चाहिए मुझे, तो मुझे इस पॉइंट का जैसे स्लोप चाहिए, तो लेट अस से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ए और बी आपने दो पॉइंट ले लिए, तो मुझे पता है थ्योरम नंबर 1 क्या कहता है, थीटा ए माइनस थीटा बी इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ M/EI डायग्राम, दैट इज एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिवाइडेड बाय द फ्लेक्सर रिजिडिटी। अब मैंने ये आपको पढ़ाया हुआ है कि जो फर्स्ट थ्योरम है दो पॉइंट्स के बीच के स्लोप की बात करेगा, तो कभी भी एग्जैक्टली अगर आपको कैंटिलीवर के किसी पॉइंट का स्लोप चाहिए होगा तो आप क्या करोगे उस केस में, जिस पॉइंट का स्लोप चाहिए वो और दूसरा पॉइंट कौन सा ले लोगे, फिक्स एंड पे ले लोगे, क्योंकि फिक्स एंड पे स्लोप 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट का स्लोप माइनस यहाँ का स्लोप दैट इज 0, तो क्या मिल जाएगा, थीटा ए माइनस 0 दैट इज थीटा ए मिल जाएगा। तो थीटा ए आप लोग को मिल जाएगा यहाँ से फर्स्ट केस के लिए, तो थीटा ए ऐसा लिखा मैं फर्स्ट, दैट विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू दैट इज एरिया क्या हो जाएगा, दिस इज बेस, ये आपके पास हाइट है P/L, तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास हाफ PL², ओके, अपॉन EI, ये हो रहा है आपके पास। और यहाँ से कितना हो रहा है, यहाँ से जो एरिया आ रहा है यहाँ पर सेम वैसी थीटा ए माइनस थीटा बी करेंगे, ये देखो यहाँ पर ए ले लिया मैंने, यहाँ पर बी ले लिया, थीटा ए माइनस थीटा बी करेंगे, क्या हो रहा है थीटा ए माइनस थीटा बी, ए अपॉन EI से एरिया कितना है भाई, ए से बी के बीच का एरिया कितना है, दिस इज L, ओके, दिस इज PL/2 इंटू L, दैट इज ये हो जाएगा PL²/2 अपॉन EI, ये हो जाएगा। तो दोनों आप लोगों के पास सेम आ रहे हैं। सो जो थीटा ए आप लोगों को मिलेगा दैट इज द फाइनल वैल्यू, ठीक है। अब देखो ये भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा है, नेगेटिव है, ये भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा है, नेगेटिव, यानी कि ये जो वैल्यू है बेसिकली ये कैसी है, नेगेटिव है, और ये जो वैल्यू है ये भी कैसी है, नेगेटिव है। आई बात समझ में, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाता, सपोज जैसे कि ये मान लीजिए ऐसा हो जाता, मान लीजिए ये ऐसा हो जाता ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, राइट टू लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपके पास अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाता तो ये एरिया कैसा बनता, फिर पॉजिटिव बनता, ये एरिया कैसा बनता, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो जब आप लोग इसको जोड़ते तो आपस में इन लोग घट जाते। आई बात समझ में। तो जब दोनों एरिया को ऐड करने पे बेसिकली ये क्या हो जाते, एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाते। क्लियर बात है। बट अभी ऐसा नहीं है,
तो अभी जैसा है उसके हिसाब से चलते हैं, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से जाएगा PL² अपॉन EI हो जाएगा आप लोग पास दोनों को जोड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ से जो इसका आंसर आपके पास आ रहा है दैट इज बी जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। आप लोग क्या करना, आप लोग इसका जो डिफ्लेक्शन आएगा यानी कि जो आपके पास YA आएगा फाइनली, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। YA के लिए क्या करना है, AX बार अपॉन EI आप लोगों को अप्लाई करना है। दैट इज द फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ M/EI डायग्राम, ये आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70। तो क्वेश्चन नंबर 70 जब आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे आपको एक 500 न्यूटन का एक पॉइंट लोड लग रहा है जो कि फ्री एंड से कुछ डिस्टेंस पे है, इस तरह से है ना, फ्री एंड से कुछ डिस्टेंस पे है, ओके। तो 500 न्यूटन का इस तरह से लोड लग रहा है फ्री एंड से कुछ डिस्टेंस पे। ओके ये जो डिस्टेंस है दिस इज 50 mm, दिस इज 50 mm, ओके। एंड ये जो डिस्टेंस है दिस इज 100 mm, तो जो उसकी स्पैन है दैट इज 100 mm, ये 50 mm पे आपका एक्ट कर रहा है। फ्लेक्सर रिजिडिटी जो है आपके पास EI वो दे रखी है आप लोगों को 200 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आप लोग को दे रखी है। डिफ्लेक्शन एट द टिप ऑफ द बीम आपको बताना है, यहाँ पर आपको टिप ऑफ द बीम पे जो डिफ्लेक्शन है वो आप लोग को बताना है, ठीक। तो ईजिली आप लोग इसका अगर आप BMD बनाते हो, तो यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं है, सो उसके कारण एज देयर इज नो लोड, लेट अस इसको नाम दे दिया A, दिस इज B, दिस इज C। तो A से B के बीच में कोई लोड नहीं है तो कहीं भी सेक्शन काट लो, जब लोड ही नहीं है तो बेंडिंग मोमेंट किस चीज़ का आएगा, देयर विल बी नो बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ तक आपके पास कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं आया। नाउ B के बाद आप देखोगे पॉइंट लोड है, ठीक है, 500 इंटू ऐसे कि आपको दिख रहा है ये जो डिस्टेंस है, तो इस तरह से आप लोगों के पास लीनियरली वेरी करेगा क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट लोड लगा है, ओके। तो यहाँ से लीनियरली वेरी करेगा, ये इसका बेंडिंग डायग्राम होगा। आप लोग ट्राई करके देख लेना, बन जाएगा आप लोगों से, ठीक है, बिल्कुल बन जाएगा आप लोगों से। सो A से B के बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो जीरो, यहाँ पर देयर इज नो लोड। नाउ यहाँ पर आप लोग देखोगे कि 500 न्यूटन का एक जो पॉइंट लोड है वो आया है, एंड उसके बाद बीच में और कोई लोड नहीं है। इस तरह से कोई UDL वगैरह दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, सो देयर इज नो UDL। तो जब पॉइंट लोड के केस में हम जानते हैं देयर इज ओनली पॉइंट लोड बिटवीन B to C। सो शियर फोर्स यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो शियर फोर्स कांस्टेंट रहेगा बिटवीन B to C, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी शियर फोर्स डायग्राम, करेक्ट बात है। तो उस केस में जब शियर फोर्स डायग्राम हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है तो हम जानते हैं उस केस में जो हमारा बेंडिंग डायग्राम है वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनता है। क्लियर बात है, ये हम लोगों को पता है। नाउ तो ये आप लोगों का डायग्राम हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। नाउ दिस इज नेगेटिव, क्योंकि ये कैसा क्रिएट कर रहा है, क्लॉकवाइज क्रिएट कर रहा है, राइट टू लेफ्ट क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आपको बेटा डिफ्लेक्शन चाहिए ऑफ पॉइंट A, तो A पे आप लोग को डिफ्लेक्शन चाहिए। अब ये इस पर अगर बात करें हम लोग तो बेसिकली यहाँ पर A to B में ना कोई डिफ्लेक्शन, कोई भी बेंडिंग मोमेंट नहीं है, तो A और A से B का जो पोर्शन है वो सीधा रहेगा। अब ये जो पोर्शन है B से C में आप लोगों को देख रहा है कि बेंडिंग मोमेंट है, इस तरह से बेंडिंग मोमेंट दिख रही है, वैल्यू भी नहीं लिखा हूँ मैं, तो इस तरह से इसमें ऐसा कर्वेचर आएगा, देयर विल बी अ कर्वेचर इन B to C, ऐसा मैं बड़ा सा बना रहा हूँ। लेकिन AB में कुछ नहीं है तो AB सीधा ही रहेगा, जस्ट का तस ऐसा सीधा ही रहेगा। इसमें ये बस झुक जाएगा क्योंकि बाकी का पोर्शन जो है वो झुक रहा है लोड के कारण, डिफ्लेक्ट हो रहा है ना, पूरा का पूरा कैंटिलीवर लोड के कारण इस तरह से झुक रहा है, बट ये रहेगा सीधा। A से B वाला जो पोर्शन है ना वो रहेगा सीधा, बिकॉज यहाँ बेंडिंग मूवमेंट नहीं है तो A से B में बेंडिंग नहीं होगी, यहाँ पर कोई डिफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ बेंडिंग आपको नहीं देखने को मिलेगा। बट हाँ BC वाला पोर्शन जो है वो इस तरह से डिफॉर्म हो जाएगा, तो फाइनली जो कैंटिलीवर में वो इस तरह से दिखाई देगी। बट यहाँ पर आपके पास बेंडिंग नहीं है, कोई नो बेंडिंग, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट क्या है A से B के बीच में 0 है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ओके, तब आप लोगों को पॉइंट A पे आप लोग को डिफ्लेक्शन चाहिए, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, हम लोग टेंजेंशियल एविएशन निकाल लेंगे ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू विच पॉइंट, A B या C पे। मैंने सिखाया है कि कैंटिलीवर बीम का अगर आप लोगों को डिफ्लेक्शन निकालना है तो सेकंड थ्योरम दैट बिलोंग्स टू दी टेंजेंशियल डेविएशन वो अप्लाई करो, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है वो पॉइंट और फिक्स एंड पे मौजूद पॉइंट के बीच में आप लोग सेकंड थ्योरम लगा दोगे तो आप लोग को डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। तो A
और सी के बीच में मैं ये अप्लाई कर दूं सेकंड थ्योरम, तो ए से मैं इस तरह से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, सी पे इस तरह से टेंजेंट, तो ये आपके पास हो गया ए डैश। सो दिस इज इक्वल टू टी ए सी, टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट सी। ये मिल गया आप लोग पास। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू द फर्स्ट मोमेंट ऑफ m by ei diagram between a to c, that is a x bar upon ei। अब x बार कहां से नापेंगे, a से नापेंगे, मैं बता चुका हूं, ठीक है। जो जिसका टेंजेंशियल डायरेक्शन निकाले हो उस पॉइंट से आप लोग मेजर करते हो x बार, ठीक है। तो यहां से नापेंगे हम लोग, a पॉइंट यहां रहा, तो यहां से इसका सेंट्रॉइड नापेंगे। अब देखो ये 500 है, 500 और ये हो गया आपके पास 50, 500 हो गया और ये आपके पास 50। अब देखो EI आप लोग पास न्यूटन मीटर स्क्वायर में दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हम सब उसको सब कन्वर्ट कर लेंगे, फाइनल चल जाएगा आपके पास 25,000 न्यूटन mm में, ऐसा मैंने कर दिया। दिस इज 50 mm, ओके। और ये भी क्या है फिर बचा हुआ, ये भी 50 mm होगा, टोटल 100 है, क्योंकि अब ये जो डिस्टेंस होती है ट्रायंगल का सेंट्रॉइड यहाँ पर होगा, है ना। तो ये कितना होता है 2 बेस बाई 3, ये होता है 1 बाई, ये होता है बेस बाई 3, और ये वाला डिस्टेंस कितना होता है 2 बेस बाई 3 होता है ना। तो बेस आपके पास कितना है भाई, बेस आप लोगों के पास 50 है, तो 2 बेस बाई 3 कर देता हूँ, तो 2 इंटू बेस बाई 3, ये हो गया आपके पास 100 बाई 3, ठीक है। ये डिस्टेंस आपके पास कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया आपके पास 100 बाई 3, और ये डिस्टेंस कितना है 50। तो यहाँ से आपको चाहिए, दिस इज योर एक्स बार, यहाँ से ए से चाहिए, ए से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस, ए यहाँ पर है, हम लोग टी ए सी निकाल रहे हैं, तो ए से मेजर करेंगे सेंट्रॉइड को। तो जो एरिया है बेंडिंग डायग्राम का, उसका सेंट्रॉइड ये रहा, क्योंकि इधर तो कोई एरिया है नहीं, ये सेंट्रॉइड, इस सेंट्रॉइड का डिस्टेंस ए से नापेंगे, तो ये हो गया आपके पास भाई एक्स बार। दिस इज एक्स बार, दिस इज 100 बाई 3 सॉरी 100 बाई 3 सॉरी, ठीक है, प्लस 50, दिस इज 83.33 mm, ये आपके पास हो गया, ठीक है। सो अब निकाल लेते हैं आपके पास TAC की वैल्यू। सो जो TAC है, TAC क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ BMD मल्टीप्लाई बाई एक्स बार अपॉन EI। तो ये आप बेसिकली फर्स्ट पॉइंट ऑफ बेंडिंग ऑन डायग्राम डिवाइडेड बाई EI कर दिए, दैट इज जो सेकंड थ्योरम डिस्कस कर चुके हैं, ये सब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, एरिया, ये तो इधर कोई एरिया है नहीं, ये जो भी एरिया यहाँ पर है, ओके, तो हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, ओके ओके, मल्टीप्लाइड बाई एक्स बार, दैट इज 83.33 डिवाइडेड बाई EI देखो आप लोग 200 न्यूटन, ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर में है, 200 न्यूटन मीटर स्क्वायर में है ना। हाँ, तो उसको mm में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हो जाएगा आप लोगों के पास 10⁶ मल्टीप्लाई बाई 10⁶ हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन mm स्क्वायर में। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर से उसको न्यूटन mm स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। हो जाएगा हाफ 50 इंटू 25,000, ओके, 25,000 इंटू 83.33 बाई 200 इंटू 10⁶, ओके, ये हो गया आप लोगों के पास। सो ये जो आ रहा है आप लोग के पास TAC, ये आपके पास आ गया, TAC जो आ रहा है दैट इज 0.2604 mm, ओके, ये इतना आ रहा है आप लोग पास। सो दिस विल बी द डिफ्लेक्शन ऑफ ए, दिस विल बी द डिफ्लेक्शन ऑफ ए, ओके। तो आई होप ये जो मेथड है आप लोग को समझ आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 71, ओके। तो हम लोगों ने सिंपली यहाँ पर जो मोमेंट एरिया मेथड है उसका इस्तेमाल करके जो सॉल्यूशन है वो कर लिया। आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि इस पॉइंट पे जो पॉइंट लोड लग रहा है उसके कारण मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ तो आ ही नहीं रहा लोड, तो इतना पोर्शन बस कंसिडर कीजिए, इतना, ठीक है, इतना पोर्शन कंसिडर कर दिए, ठीक है। तो ये बन जाएगी 50 mm लेंथ की कैंटिलीवर जिसके फ्री एंड पे पॉइंट लोड लगा है, बाकी पोर्शन भी है फिलहाल, लेकिन अभी उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो इतना पोर्शन है बेंडिंग हुई, तो इतने पोर्शन का डिफ्लेक्शन निकाल सकता है, ये डिफ्लेक्शन निकाल सकते हो कि आप लोग YB निकाल सकते हो। नाउ आप देखोगे कि इस तरफ कुछ बेंडिंग नहीं हुई है, तो B पे जो स्लोप आएगा, इस तरह से B पे स्लोप आएगा, जो B पे जो स्लोप आएगा आप लोगों का, दिस विल बी द स्लोप एट B, दिस विल बी द स्लोप एट B, दिस इज θB। तो एज यहाँ पर अब इस पॉइंट के बाद तो कुछ कर्वेचर है ही नहीं, इसके बाद का पूरा पोर्शन कैसा है बेटा, सीधा है। तो जो एंगल यहाँ पर होगा वही एंगल यहाँ पर भी होगा,
थीटा बी, इस तरह से, ओके, इस तरह से। तो अब सिंपल आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके, ठीक है, ये डिस्टेंस भी निकाल, ये आप लोगों के पास ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 50 mm, दिस डिस्टेंस इज 50 mm, है ना। मैंने काफ़ी एग्जैगरेटेड मैनर में ड्रॉ किया भाई, ठीक है। तो इतना ज़्यादा कुछ इतना बैंड नहीं होगा, जस्ट थोड़ा सा बैंड होता है। तो उस कंडीशन में ये जो वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगी उसको मैं 50 mm कंसिडर कर सकता हूँ। तो 50 mm हो गया। थीटा भी आपके पास आ चुका है, तो tan थीटा भी आप जैसे लगाते हो, tan थीटा भी आप लगाते हो, या फिर थीटा बी भी आप डायरेक्ट लगा सकते हो, क्योंकि थीटा बी बहुत छोटा होगा। तो थीटा बी ये आपके पास है, दिस इज थीटा बी, तो कॉन्करेंट एंगल, तो ये भी थीटा भी रहेगा, दिस विल बी द परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से ये जो वैल्यू है, लेटर से दिस इज ए डैश, दिस इज ए डबल डैश, ओके। तो यहाँ से ये हो जाएगा ए डबल डैश, ए डबल डैश, ए डबल डैश, ओके, अपॉन ए डबल डैश बी। ये करोगे तो थीटा भी आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू वाई भी है। टोटल दोनों को, ये वाली वैल्यू को और ये वाली वैल्यू को जोड़ देना, आपके पास जो डिफ्लेक्शन एट ए है वो निकल जाएगा। तो इस मेथड से भी आप लोग ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। हाँ, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। तो क्वेश्चन नंबर 71 पे बोल रहा है, अ फोर्स P इज अप्लाइड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड ऑफ द बीम एज शोन इन द फिगर, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ x सो दैट द डिस्प्लेसमेंट एट a इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप लोगों को दे रखा है, एक डायग्राम दे रखा है इसमें, लाइक दिस, ये, और यहाँ पर एक लोड लग रहा है P इस वाले पॉइंट से किसी डिस्टेंस x पर। आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या रखी जाए कि ये वाला जो पॉइंट है A, ओके, इस पे जो डिफ्लेक्शन है वो 0 हो। तो नाउ अब बस ये जानना है कि जो लोड जो है वो कैसा इफेक्ट दे रहा है, फिर हमको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जो लोड है, आप देख सकते हो ये वाला जो पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है आपके पास, आप इसको एक तरह से जो ब्रैकेट वाला हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे, किसी बीम में हम लोगों को कोई ब्रैकेट अटैच कर दिया गया हो, तो इस वाले पोर्शन को एज अ ब्रैकेट देख सकते हो जो कि पॉइंट ए पे अटैच है, ऐसा देखा जा सकता है। नाउ एज दिस ब्रैकेट इज अटैच टू पॉइंट ए एंड अ लोड, डाउनवर्ड लोड P इज एक्टिंग एट x लोकेशन, तो ये जो लोड है थ्रू दिस ब्रैकेट इस पॉइंट पे ट्रांसफर होगा। एंड एज ये पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट लोड जो है, ये A से कुछ डिस्टेंस पर भी है, ये जो है टोटल L है, ये है ना। तो दैट इज वाई ये एक मोमेंट भी देगा। तो इस लोड के कारण पॉइंट ए पर, इसको अब हटा दो, ठीक है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसा लोड आएगा P, ठीक है। लोड यहाँ पर लग रहा था x डिस्टेंस पे, है ना, ये आपके पास हिस्सा था P, ये आपके पास हो जाएगा L माइनस एक्स, ठीक है। तो A से जो डिस्टेंस थी इस लोड की कितनी थी, L माइनस एक्स थी। और ये जो लोड है, ये जो लोड है आपके पास, दिस लोड इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये कैसा रोटेशन क्रिएट करेगा, एक अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्रिएट करेगा। सो दिस विल बी लाइक दिस, P इंटू एल माइनस एक्स का रोटेशन यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जो है यहाँ पर आएगा, ओके। सो ये अब आपके पास इस तरह से जो फाइनल सिचुएशन है आ रही। तो देखो अब जैसे इसको, ये फर्स्ट लोड है बोलूँ और ये सेकंड लोड है मान लो पॉइंट ए पे, तो अब ध्यान देना ये डाउनवर्ड डायरेक्शन लेके जाएगा क्या, इस पोर्शन को, लेटर से दिस इज AB, तो AB को ये वाला जो लोड है P, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन लेकर के जाने की कोशिश करेगा, यानी कि हॉगिंग देने की कोशिश कर रहा है। और जो कि ये वाला जो लोड है, दैट इज द कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट एट A, P इंटू एल माइनस एक्स, दिस इज एक्टिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और बेटा ये क्या दे रहा है, ये यहाँ पर सैगिंग दे रहा है, ठीक है। तो सैगिंग और हॉगिंग दो अलग तरह के लोड लग रहे हैं, एक सैगिंग क्रिएट कर रहा है, एक हॉगिंग क्रिएट कर रहा है। तो अगर दोनों का जो इफेक्ट है वो अगर बराबर हो, तो जस्ट बिकॉज दोनों अपोजिट नेचर के हैं, फाइनली क्या मिलेगा, ए पे डिफ्लेक्शन 0, यानी कि जितना ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन क्रिएट कर रहा है, अगर ये वाला लोड जो कि ऊपर की तरफ ऐसा बैंड करेगा इसको, अगर ये उतना ही क्या कर दे, बट जो अपवर्ड डिफ्लेक्शन क्रिएट कर दे, तो दोनों का जो फाइनल रिजल्टेंट होगा ए पे, दैट विल बी 0, ठीक है। सो इसके लिए बस होना ये है कि डिफ्लेक्शन ड्यू टू दिस लोड, ओके, दैट इज PL क्यूब अपॉन 3EI, PL क्यूब अपॉन 3EI, ओके। और डिफ्लेक्शन ड्यू टू दिस, दैट इज द कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट, ये होता है आपके पास, ये होता है आप लोगों के पास ML स्क्वायर अपॉन 2EI। तो ML स्क्वायर अपॉन 2EI लिखा मैं, M की वैल्यू यहाँ पर मैंने लिख दी है, दोनों अपोजिट होते हैं, माइनस कर दिया, इज इक्वल टू 0, या फिर इसको आप ऐसा लिख सकते हो, सीधा आप लोग लिख सकते हो, इस तरह से आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर बात है। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो जाएगा PL क्यूब अपॉन 3EI इज इक्वल टू, ये P की वैल्यू, M की वैल्यू कितनी है, P इंटू एल माइनस एक्स इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2EI, ठीक है। EI यहाँ कैंसिल कर दो, एल स्क्वायर से एल क्यूब यहाँ कैंसिल जाएगा,
ठीक है, P से ये P कैंसिल हो जाएगा आप लोगों का, है ना। तो यहाँ से आ रहा है आपके पास दिस इज, तो यहाँ से आ जाएगा L/3 इज इक्वल टू L माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। तो उसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हो जाएगा 2L इज इक्वल टू 3L माइनस 3x, तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 3L माइनस 2L दैट इज L, तो x आ जाएगा आपके पास L/3 और 0.33 टाइम्स ऑफ L, दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोग का यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपना जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72 आप देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 में आपको इस तरह से एक सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखी है, ठीक है। इस तरह से सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखी है और उसके बीच में आप लोगों को इस तरह से एक काउंटर क्लॉकवाइज कॉन्सेंट्रेटेड बेंडिंग मोमेंट जो है वो दे रखा है लाइक दिस, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है दैट इज L, ये जो डिस्टेंस है दैट इज L, टोटल 2L उसकी स्पैन लेंथ है, जो डिफ्लेक्शन एक्सेट्रा का इक्वेशन है वो दे रखा है, ठीक है। ओके, नाउ E जो है दैट इज द यंग्स मॉडुलस, I जो है दैट इज द एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, C जो कांस्टेंट है टू बी डिटरमाइन, द स्लोप एट द सेंटर x इक्वल टू 0। तो सेंटर पे आप लोग को यहाँ पर आपको स्लोप बताना है कि स्लोप कितना होगा। अब ये देखो, बहुत ध्यान से सुनना, क्या बोला, स्लोप बोला, क्या बोला, स्लोप बोला, स्लोप बोला और साथ में देखो जिस पॉइंट पे स्लोप बोला यानी कि मिड पॉइंट पे, ठीक है, नाम दे देते हैं चलो इसको A, इसको मैं बोला B, इसको बोला C, तो मिड पॉइंट यानी C पे जो आपको स्लोप निकालने बोल रहा है वहां पर एक आपको मस्त एक कांस्टेंट मोमेंट भी दे दिया है, कांस्टेंट मोमेंट आपको दे दिया है। तो हमको पता है कि अगर स्ट्रेन एनर्जी मेथड से जाएंगे तो उस कंडीशन में भाई हम लोगों को बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट दिया हुआ है। इफ़ यू डिफरेंशिएट द स्ट्रेन एनर्जी फॉर द बीम विथ रिस्पेक्ट टू अ कॉन्सेंट्रेटेड लोड, आपको उस पॉइंट पे क्या मिलता है, स्लोप मिलता है। तो जिस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट है वहीं पे स्लोप निकालने बोला है, तो अगर मैं स्ट्रेन एनर्जी मेथड से जाऊंगा तो मुझे आसान पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो मोमेंट क्रिएट कर रहा है ये कैसा है, देखो ध्यान से देखना, ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है। तो सपोर्ट इस तरह से रिएक्शंस क्रिएट करेंगे सो दैट क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज के अपोजिट दैट इज क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशन आए। तो ये जो है दिस मोमेंट इज creating an anti-clockwise sense of rotation, so reaction must create clockwise sense of rotation, so this will be the direction of reaction, okay। ये आपके पास reactions का direction रहेगा like this will be the direction, okay। और दोनों जो आपके पास reactions हैं, जैसे कि आप R1 R2 बोलते हो, this is let us say R1, this is R2, as there is no other load, तो आप चेक कर सकते हो समेशन ऑफ F इक्वल टू 0 होना चाहिए ना स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए, कोई लोड नहीं है, ओनली मोमेंट है यहाँ पर एक। तो R1 ओके माइनस R2 इज इक्वल टू 0, ये अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड ऐसा नेगेटिव लिया मैं सिंपल, ठीक है। तो यहाँ से R1 और R2 क्या है, बराबर है मैग्नीट्यूड में, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों क्या है, कपल फॉर्म कर रहे हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2L है। तो समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0 आप करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, R1 इक्वल टू R2 जो होगा, बेसिकली कहीं से सॉल्व कर लो आप, किसी भी पॉइंट के अबाउट ले लो, A B या C कैसे फ़र्क नहीं पड़ता, ये मिल जाएगा आपको M/2L, ओके, M/2L, ये आप लोगों को क्या मिल जाएगा, इसका जो वैल्यू है मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। हम लोगों ने प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग पहले भी हम लोग ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट्स वाले प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है ना। तो ये जो रिएक्शंस होंगे दे मस्ट फॉर्म अपोजिट कपल, ओके, इफ देर इज अ कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट इन द बीम। तो रिएक्शन ने उस तरह से एक अपोजिट कपल फॉर्म किया, कपल का मैग्नीट्यूड किसका होना चाहिए, M का बराबर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से जैसे कपल का मैग्नीट्यूड क्या जाएगा, R1 इंटू 2L, ओके, कपल का कोई भी एक फोर्स ले लो आप, R1 R2 बराबर, तो R1 दैट इज फोर्स इंटू डिस्टेंस 2L, ये जो मोमेंट है दैट शुड बी इक्वल टू, तो यहाँ से डायरेक्टली M/2L आपके पास आ जा रहा है ना, ये क्लियर है। नाउ अब आप लोगों के पास रिएक्शन आ गया, ठीक है, इसको हटा दे रहा हूँ मैं, रिएक्शन आप लोगों के पास आ गया है ना। आप लोग को अब पता है कि आप लोगों को स्लोप निकालना है, तो स्ट्रेन एनर्जी निकाल लेते हैं। स्ट्रेन एनर्जी इस बीम का निकालना है। देखो अब देखो बीम जो है वो सिमेट्रिकली लोडेड है, बेसिकली ऐसा बोल सकते हो क्या, जितना बेंडिंग मोड इस तरफ आ रहा है उतना बेंडिंग मोड उस तरफ भी आएगा, आप चेक कर सकते हो, सेक्शन काट करके चेक कर सकते हो, ठीक है, सेक्शन काट करके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जैसे एक सेक्शन लेते हो लाइक दिस, okay, so this R1 is creating, you can see this R1 is creating clockwise sense of rotation about section,
ठीक है। अगर आप सेक्शन यहाँ से लेते हो, इस तरफ से लेते हो, सो दिस R2 इज अगेन क्रिएटिंग क्लॉक, अगर यहाँ से ले लो तो इस तरह से यहाँ सेक्शन ले लो तो R2 इज अगेन क्रिएटिंग क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन, तो साफ साफ दिख रहा है सिमेट्रिकली लोडेड है। तो जो आपके पास टोटल स्ट्रेन एनर्जी आएगी इस बीम की, ओके, इन बेंडिंग, यू विल बी इक्वल टू बेंड द एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी ऑफ AC प्लस स्ट्रेन एनर्जी ऑफ BC, इस तरह से, और दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ AC लिख सकते हो आप लोग, क्योंकि सिमेट्री है, सिमेट्री से सीधा आपको समझ आ जा रहा है, 2 टाइम्स ऑफ AC सीधा आप लिख दोगे, सिमेट्रिकली है इसलिए, है ना। अदरवाइज अलग अलग होते, बट गेट एग्जामिनेशन में जनरली आपको थोड़ा सा चेक करने का मौका मिलता है सिमेट्री वगैरह, तो आपके पास 2 टाइम्स ऑफ AC हो जाएगा। ओके, चलिए, क्योंकि बीचों बीच में लग रहा है तो एक निकाल लेते हैं। तो UAC आप जैसे निकालते हो, सो कैसे निकलेगा, तो AC के बीच में मैंने एक सेक्शन काटा है, सेक्शन पे अगर आप लोग देखते हो बेंडिंग मोमेंट, तो यहाँ पर जो mx आएगा दिस विल बी R1 इंटू एक्स, R1 कितना है m/2l, तो जाएगा m/2l इंटू एक्स। तो फॉर्मूला जो होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू AC के लिए निकाल रहे हैं, तो A से C तक के लिए इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। AC के लिए A से C तक इंटीग्रेट करेंगे 0 से L तक के, है ना, 0 से लेकर के L तक के। mx कितना हो गया बेटा, m/2l इंटू एक्स, m/2l इंटू एक्स होल स्क्वायर इंटू dx, ओके, अपॉन 2EI, ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा यहाँ से। अब आपके पास जो स्ट्रेन एनर्जी होनी चाहिए वो इसका 2 गुना होना चाहिए, इस तरह से। तो 2 टाइम्स ऑफ 0 टू L, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू L, ये हो जाएगा m, ओके, इंटू एक्स अपॉन 2L होल स्क्वायर इंटू dx अपॉन 2EI। तो ये 2 से 2 ऐसा कैंसिल कर दो, ठीक है। आपके पास स्ट्रेन एनर्जी यहाँ से आ जा रही है, ठीक है, आपका स्ट्रेन एनर्जी यहाँ से आ जाएगी U। सो इंटीग्रेट करते हैं इसको, ये हो जाएगा, पहले तो उसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 0 टू L, ओके, हो जाएगा m² x² dx, ओके, अपॉन ये हो जाएगा 4L² 4L² इंटू EI, ये हो जाएगा आप लोगों के पास। क्लियर है, ये आप लोगों के पास हो जाएगा। ओके, नाउ यहाँ से इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू हो जाएगा m कांस्टेंट m², ये सारा बाहर निकाल लो, 4L² हो जाएगा अपॉन EI, ओके, इंटू हो जाएगा x³/3 हो जाएगा, लिमिट फ्रॉम 0 टू L, ये हो गया आप लोग का। क्लियर है ना। नाउ ये हो जाएगा आप लोगों के पास, ये हो जाएगा आप लोगों के पास m², ओके, L³ अपॉन 4L² इंटू EI इंटू 3, ये हो गया आप लोगों के पास। क्लियर है ना, ये हो गया आप लोगों के पास। इसे अब लिख सकते हैं हम लोग, दिस विल बी m² L³ अपॉन 12L² इंटू EI, ये हो जाएगा यहाँ से, ये कैंसिल हो गया आपके पास, ओके, तो जाएगा m² L अपॉन 12EI, ये हो जाएगा आप लोग के पास, m² L अपॉन 12EI हो गया। दिस इज योर स्ट्रेन एनर्जी। नाउ हम लोगों को पता है फ्रॉम द थ्योरम दैट अगर इसको मैं कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट के रिस्पेक्ट में क्या कर दूँ, डिफ्रेंशिएट कर दूँ, तो उस पॉइंट का मुझे जो स्लोप है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे स्लोप चाहिए जो C पे, यानी कि जो मिड पॉइंट पे चाहिए, उसके लिए क्या करना होगा, इसको इस स्ट्रेन एनर्जी का पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू अ कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट एट दैट पॉइंट। क्लियर बात है। तो यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आप लोग के पास del/del m, ओके, m² L अपॉन 12EI, इसका हो जाएगा आपके पास डिफ्रेंशिएशन 2ml, ओके, अपॉन 12EI हो जाएगा आपके पास इस तरह से, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास ml अपॉन 6EI, ml अपॉन 6EI आप लोगों के पास इसका आंसर आ रहा है, देखो सही है ना। सो ml अपॉन 6EI दैट इज ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C जो है दैट विल बी द डिफ्लेक्शन एट मिड पॉइंट, दैट इज C, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास यहाँ से आंसर आ रहा है, सो दिस विल बी दी आंसर, ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी हम लोगों ने लगाया, देखो बहुत सिंपली ये हम लोगों का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अब बेटा क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 देखना, तो ओके, क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल सपोर्ट बीम दे रखी है आप लोग को डायग्राम में, है ना, और उसमें बीच में एक पॉइंट लोड लगा है, मिड पॉइंट पे L/2 देख रखा है डायग्राम में, और वहाँ पर एक स्प्रिंग भी दे रखी है नीचे तरफ से। अब इसमें बोल रहा है कि आप लोगों का सेंट्रल डिफ्लेक्शन कितना होगा ड्यू टू दी कॉन्सेंट्रेटेड लोड, ठीक है। तो यहाँ से देखना,
हमारे पास जो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है विच इज कैरिंग अ पॉइंट लोड एट मिड स्पैन लाइक दिस, ओके, इज हैविंग अ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग को आप दबाओगे तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग से फोर्स मिलेगा कुछ, दैट इज स्प्रिंग फोर्स एफएस। अब आपने जितना डिफ्लेक्शन किया, आपने लेटर से आपने फाइनली डेल डिफ्लेक्शन किया, आपने डिफ्लेक्शन कितना दिया फाइनली जो ये सारे पूरे सिस्टम का जो डिफ्लेक्शन है वो डेल है। ऊपर जो लोड लगा सकते थे उसके कारण जो डिफ्लेक्शन आया, ठीक है, या फिर हम लोग बोले नीचे से जो आप लोग का लोड रहा है उसके कारण जो डिफ्लेक्शन आया, ये दोनों आपस में एडजस्ट होंगे और फाइनली आप लोगों को ये मिलेगा, है ना। अगर ये नहीं होता तो क्या होता देखना, ये नहीं होता तो इस तरह से डिफ्लेक्ट होता कंप्लीटली, और ये जो डिफ्लेक्शन मिलता आप लोगों को ये होता आपके पास PL³/48 EI। दिस इज द फॉर्मूला विच यू शुड रिमेंबर, ओके। अगर आप चाहो तो फिर अगर थोड़ा सा टाइम अगर आपके पास है तो मोमेंटरी मेथड से इसको निकाल भी सकते हो, ठीक है, मोमेंटरी मेथड से इसको आप लोग निकाल भी सकते हो, क्लियर बात है। मोमेंटरी मेथड से इजीली आप लोग उसको निकाल भी सकते हो। इस तरह से आप लोग डायग्राम बना दो, इसका बेंडिंग डायग्राम ये हो जाएगा आपके पास PL/4। आपको इस पॉइंट पे आप लोगों को डिफ्लेक्शन चाहिए, ठीक है, तो इस पॉइंट पे आप लोग को डिफ्लेक्शन चाहिए, तो इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालने के लिए क्या कर सकते हो, इस पॉइंट के लिए अगर डिफ्लेक्शन आप निकालना चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो, क्या देखना, थोड़ा सा ध्यान देना, इस पॉइंट पे अगर आपको डिफ्लेक्शन निकालना है तो थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा, मोमेंटरी मेथड अगर आपको यूज़ करना है। तो इस पॉइंट पे एज सिमेट्रिकली लोडेड है, मुझे पता है यहाँ पर जो स्लोप होगा वो क्या होगा बेटा, 0 होगा। सो इफ आई ड्रॉ टेंजेंट टू दिस पॉइंट तो क्या मिलेगा, ये टेंजेंट कैसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा, ठीक है, पक्की बात। तो अगर मैं इस पॉइंट का टेंजेंशियल डेविएशन निकालूं किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कैसे, जैसे मैं लेटर से यहाँ पर पॉइंट बोला C, यहाँ पर मैं बोला A, मैं बोलूँगा टेंजेंशियल डेविएशन मुझे निकालना है C का, जैसे कि मैं जनरली करता हूँ कैंटिलीवर के केस में कि जिस पॉइंट का मुझे डिफ्लेक्शन चाहिए होता है उस पॉइंट का टेंजेंशियल डेविएशन में फिक्स एंड के रिस्पेक्ट में निकाल लेता हूँ, मेरा आंसर आ जाता है। तो यहाँ नोटिस करने वाली बात ये है कि फिक्स एंड पे स्लोप 0 होता है, तो वहाँ से हम लोग जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है, जस्ट लाइक जो हमारी बीम जब स्ट्रेट होती है तो हॉरिजॉन्टल होती है। तो वहाँ से फिर हम लोगों को थोड़ा सा देख करके डायग्राम समझ आ जाता है कि टेंजेंशियल डेविएशन जो है वो डिफ्लेक्शन के बराबर है। बट यहाँ अगर मैं C का टेंजेंशियल डेविएशन निकालूं विथ रिस्पेक्ट टू A, अगर ऐसा लिखूँ टेंजेंशियल डेविएशन ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू A, तो क्या होगा, A से टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और C से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, हाथ कुछ नहीं आएगा मेरे, समझ रहे हो, तकलीफ हो जाएगी बहुत बड़ी। तो मैं ऐसा करूँ क्या, मैं A का टेंजेंशियल देखो, A का टेंजेंट डायग्राम देख लो, ये डायग्राम देखो, अब देखो A का जो टेंजेंशियल डेविएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू C, ठीक है, अगर मैं ये लिखूं देखो TAC ऐसे लिखूं अगर मैं, तो ये इससे क्या होगा, वर्टिकल लाइन यहाँ से ड्रॉ होगी, टेंजेंट इससे ड्रॉ होगा, तो C से देखो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल, जैसे कि ये बीम थी पहले हॉरिजॉन्टल पैरेलल इसी के, ठीक है, और यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा तो बेटा ये क्या है, अगर हमारे पास आंखें हैं और सही काम कर रही है तो हम बता सकते हैं कि यही क्या है, डिफ्लेक्शन है एट C, है ना, यही आपके पास डिफ्लेक्शन है एट C, बता सकता हूं मैं। तो टेंजेंशियल डेविएशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू C मैं यहाँ पर निकाल दिया, क्या देखो, तो यहाँ से A से C के बीच का जो बेंडिंग ऑन डायग्राम है ये वाला, ये कंसीडर होगा, ठीक है, ये कंसीडर होगा आपके पास यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, दिस इज PL/4, दिस इज L/2, दिस इज द सेंट्रॉइड, ठीक है, दिस इज द सेंट्रॉइड। ये डिस्टेंस कितना होता है, बेस बाई 3, सॉरी 2 इंटू बेस बाई 3, ये यहाँ से बेस बाई 3, यहाँ से 2 बेस बाई 3, तो 2 इंटू बेस दैट इज L/2 अपॉन 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास, ये हो जाएगा यहाँ से आप लोगों के पास, दिस विल बी L/3, दिस डिस्टेंस विल बी L/3, ये डिस्टेंस L/3 हो गया, ठीक है। चलिए अब इसका बस आप लोग को निकालना है टेंजेंशियल डेविएशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू C, दिस विल बी डिफ्लेक्शन एट C, ऐसा। अगर फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट लो इंटू सेंट्रॉइड कितना भैया L/3, ओके, अपॉन EI। तो PL³ मिल रहा है क्या, देखो पहली बात तो PL³ मिल गया, ओके, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 48, आंसर 48 है ना, आगे आपके पास PL³ 148 EI। सो यहाँ से आप लोग को जो डिफ्लेक्शन है आप लोग को मिल गया फॉर्मूला इसके लिए, ठीक है, पॉइंट लोड के कारण मिड स्पैन पे। नाउ थोड़ा सा
डिस्कशन को कंटिन्यू करते। तो मैं क्या बोल रहा था, तो आपके पास मिड स्पैन पे जो पॉइंट लोड है ये कुछ डिफ्लेक्शन क्रिएट कर सकता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नाउ जो स्प्रिंग फोर्स आ रहा है वो अपवर्ड लग रहा है, तो वो कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से स्प्रिंग फोर्स जो आ रहा है एफएस, वो इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ डिफ्लेक्शन क्रिएट कर सकता है। तो फाइनली जब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कुछ रिजल्टेंट आपके पास डिफ्लेक्शन मिलेगा। फाइनल डिफ्लेक्शन जो आएगा इस तरह से डेल आया बोला मैं, ठीक है, क्लियर बात है। सो दिस इज ऑल्सो पॉइंट लोड एट मिड स्पैन, दिस इज ऑल्सो पॉइंट लोड एट मिड स्पैन, ठीक है, दिस इज ऑल्सो द पॉइंट लोड एट मिड स्पैन, इस तरह से, ठीक है, दिस इज ऑल्सो द पॉइंट लोड एट मिड स्पैन। इसके कारण आप ऐसा देख सकते हो, ये आपके पास रिएक्शन जो आएंगे लाइक दिस, ऐसा, उसका कोई हम लोग को नीड नहीं है। अब देखो ये हो गया, तो इसके कारण मैं लिखूंगा दिस विल बी पी एल क्यूब अपॉन 48 ई आई, और यहाँ क्या लिखूंगा, दिस इज एफ एस इंटू एल क्यूब अपॉन 48 ई आई लिखूंगा। नाउ स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो के दे रखा है, और हम जानते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट होता है आपके पास एफ एस बाई डेल, ठीक है, दैट इज लोड अपॉन डिफ्लेक्शन, लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन इज द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। तो यहाँ से हम लोग जो स्प्रिंग का फॉर्मूला स्कूल लेवल से जानते हैं, यहाँ से मैं अगर डेल इसका फाइनल डिफ्लेक्शन है, ठीक है, डेल इसका आप जितना कंप्रेस किए हो फाइनली उतना ही तो स्प्रिंग फोर्स मिलेगा। अगर लेटस से ये आपके पास, लेटस से आप लोगों के पास ये डेल मैक्स दे सकता था कुछ, है ना, इतना दे सकता था, इतना दे सकता था अगर सिर्फ ये लगता तो, लेकिन अभी ऊपर के डायरेक्शन में इतना आ रहा है, तो फाइनली डेल डिफ्लेक्शन हुआ है पहले, फाइनली अब फाइनली कितना हुआ है, डेल डिफ्लेक्शन हुआ है, ना कि डेल मैक्स, फाइनली डेल डिफ्लेक्शन हुआ है। तो स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन कितना है, जो फाइनल डिफ्लेक्शन हो रहा है उसके बराबर है। दैट इज वाई एफ एस आप लोग क्या लिख दिए, के इंटू डेल लिखे, ठीक है, ओके। सो जो फाइनल डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी, दिस विल बी डेल मैक्स, ओके, दिस विल बी डेल मैक्स, तो ये जाएगा आपके पास पी एल क्यूब अपॉन 48 ई आई, ओके, माइनस हो गया आपके पास एफ एस एल क्यूब अपॉन 48 ई आई इज इक्वल टू लिख दिया हम लोगों ने डेल, ठीक है, ये यहाँ से हम लोगों ने लिख दिया, जस्ट एफ एस लिखूंगा मैं आगे जाकर के के इंटू डेल। तो यहाँ से डेल वाले टर्म को एक तरफ कर दिया, पी एल क्यूब अपॉन ओके 48 ई आई, यहाँ से डेल की तरफ ले गया इसको, डेल प्लस के डेल एल क्यूब अपॉन 48 ई आई, ये हो गया। यहाँ से थोड़ा सा इसको और एडजस्ट करते हैं, ठीक है, पी एल क्यूब अपॉन 48 ई आई। अब तो ये सब तो बेटा आप लोग ऐसे ही कर सकते हो, मेरे को करवाने की नीड नहीं, लेकिन मैं करवा देता हूँ, ठीक है, 1 प्लस जाएगा के इंटू एल क्यूब अपॉन 48 ई आई। तो आपको डिफ्लेक्शन चाहिए, डेल ट्रांसफ़र कर दो इसको, तो जाएगा पी एल क्यूब अपॉन 48 ई आई, यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास 48 ई आई, 48 ई आई, ओके, 48 ई आई, ओके, अपॉन ये हो जाएगा आपके पास 48 ई आई प्लस, है ना, के एल क्यूब, यही है ना, इसका एलसीएम निकाल दो ना भाई, तो इसका एलसीएम निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये कैंसिल हो गया, आंसर दिख गया आप लोगों को। यहाँ से पी एल क्यूब ऑन 48 ई आई प्लस के एल क्यूब, ये जो है आप लोगों के पास, दिस इज योर आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आंसर है। तो देखो सिंपल लॉजिक, ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, है ना, कि आपने फाइनल लोड लगाया, रेज लोड लगा होता तो इतना डिफ्लेक्शन मिलता, लेकिन आपने स्प्रिंग भी लगा दिए तो अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो फाइनल जो होगा दोनों को सुपर इम्पोज कर दिया मैंने, बेसिकली यहाँ पर सुपर पोजिशन का कंसेप्ट यूज हुआ है, तो फाइनली डेल डिफ्लेक्शन हुआ, तो जो एफ एस होगा दैट इज ऑलवेज करस्पॉन्डिंग टू द फाइनल डिफ्लेक्शन। स्प्रिंग में जो फाइनल डिफ्लेक्शन रहेगा, आपकी बीम अगर फाइनली डेल डिफ्लेक्शन हुई है तो स्प्रिंग कितना कंप्रेस्ड होकर रखा रहेगा, डेल डिफ्लेक्शन, डेल कंप्रेस होकर रहेगा, उसमें जो स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगा दैट विल बी डेल ओनली, नॉट द डेल मैक्स, है ना। ये नहीं सोचना है कि कई लोग ऐसा सोचते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वैसे बहुत स्टूडेंट्स बात करते हैं, तो मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको कि जो लोड है, लोड डेल मैक्स पी एल क्यूब ऑन 48 ई आई इतना डिफ्लेक्शन क्रिएट कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि स्प्रिंग इतना दबेगा, जैसे जैसे आप स्प्रिंग को दबाना, क्योंकि लोड ग्रेजुअल लगता है हमारे स्टडीज़ में हमेशा, तो लोड जैसे जैसे बढ़ते जाएगा स्प्रिंग से स्प्रिंग फोर्स भी अपर डायरेक्शन में बढ़ते जाएगा। तो आप कभी भी इतना डिफ्लेक्शन तो ला नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है अपर डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स आ रहा है। तो फाइनली आप अगर डेल डिफ्लेक्शन लाया हो तो डेल इज अ डिफ्लेक्शन, अगर डेल पूरे बीम का डिफ्लेक्शन है बेटा तो स्प्रिंग भी तो डेल ही कंप्रेस होगी ना। तो वहां से फिर आप लोगों ने पूरा कैलकुलेशन हम लोगों ने कर लिया। तो जितना डिफ्लेक्शन, ऐसा बोलूंगा मैं कि लोड से मिल रहा था उसके अपोजिट यहाँ से, दैट इज इक्वल टू डेल, सॉल्व कर लिया, हमारे पास आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 74 75 कॉमन डेटा क्वेश्चन है यहाँ पर। अब देखना यहाँ पर इसमें इस तरह से एक
कैंटिलीवर दे रखा है, कुछ अजब टाइप का कैंटिलीवर है, इसमें यहाँ पर फ्लेक्सर रिजिडिटी EI दे रखी है, और यहाँ पर जो अगला पोर्शन है थोड़ा सा उसको डिज़ाइनर तरीके से बनाया गया है, और यहाँ पर बोल दे रहा है कि ये जो है ना, ऐसे उसको हाईलाइट किया गया है ना, और ये रिजिड है बोल दिया, रिजिड है बोला भाई। तो रिजिड जब रहता है तो रिजिड मटेरियल्स के लिए जो यंग्स मॉडुलस होगा वो क्या होगा, रिजिड मटेरियल के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे कोई भी रिजिड मटेरियल है आपके पास इस तरह से, दिस इज सिग्मा, दिस इज एप्सिलॉन, तो रिजिड मटेरियल के लिए देयर इज नो स्ट्रेन, देयर इज नो स्ट्रेन, स्ट्रेन इज ऑलवेज जीरो, तो उस कंडीशन में उसका यंग्स मॉडुलस कभी निकाला नहीं जा सकता, इनफाइनाइट है बोलूँगा मैं उसका यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस है क्या बोल दूंगा, इनफाइनाइट बोल दिया। तो जो भी उसका क्रॉस सेक्शन हो तो E इंटू आई भी क्या होगा, डायमेंशन जो मटेरियल है उस पर तो आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो तो मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता, वो तो क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है कि सर्कल है, रेक्टेंगल है, इलिप्स है, इस पर डिपेंड करता है, राइट। तो मटेरियल पे तो डिपेंड नहीं करता, तो E इंटू आई जो है, E इनफाइनाइट है ऑलरेडी, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो रिजिड बॉडी के लिए जो यंग्स मॉडुलस है वो आपके पास इनफाइनाइट होता है, बिकॉज देयर इज नो स्ट्रेन, no strain. So if you plot the stress strain diagram, the slope of stress strain diagram is equal to what, infinite। और मैंने बताया जो slope of stress strain diagram होगा वो आप लोगों के पास यंग्स मॉडुलस होगा। सेम shear stress वर्सेस shear strain का जो डायग्राम होगा उसका जो स्लोप होगा that slope is equal to what, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। जो आपके पास बल्क स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बीच का जो आपके पास डायग्राम है, बल्क स्ट्रेस वर्सेस बल्क स्ट्रेन डायग्राम, उसका जो स्लोप होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, दी बल्क मॉडुलस। ओके, ये हम लोग देख चुके। अब यहाँ तक, अब यहाँ पर वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर EI का मैंने बता दिया पूरा कि भाई ये जो L लेंथ है दिस इज ऑल्सो L इन लेंथ, तो इस पोर्शन और इस पोर्शन दोनों पोर्शन में आप लोगों के पास डेटा दे दिया EI का, इस तरफ EI है फाइनाइट वैल्यू, और रिजिड बोल दिया मतलब EI क्या हो गया उसका, इनफाइनाइट हो गया। तो डिफ्लेक्शन एंड स्लोप ऑफ द बीम एट Q आर रिस्पेक्टिवली, आपको Q पे बताना है, Q पे बताना है आप लोगों को, ठीक है। Q यहाँ पर है, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन आपको बताना है, लोड लग रहा है आपके पास R पे, लोड लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, लोड जो है यहाँ पर लग रहा है, तो इस तरह से लोड आपके पास लगा हुआ है, दिस इज W, ये W लोड आपका लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो W लोड जो है उसका जो इफेक्ट है, एज दिस इज रिजिड, तो रिजिड जो है यहाँ पर ये रिजिड के लिए, क्योंकि EI आपके पास इनफाइनाइट हो गया, तो हम जानते हैं M/I इज इक्वल टू E/R हो गया, देखना ध्यान से देखना ना। तो यहाँ से क्या होता है, M/EI इज इक्वल टू 1/R, 1/R को आप लोग कप्पा भी लिख सकते हो, बताया था मैं, दैट इज कर्वेचर। EI इनफाइनाइट हो गया, EI इनफाइनाइट हो गया, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, ये क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट है, तो M/EI क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा 0, 1/इनफाइनाइट 0, ठीक है। तो जो कप्पा है दैट इज कर्वेचर इज 0, यानी कि ये पोर्शन कर्वेचर 0 रहेगा हमेशा इसका, यानी कि देयर इज नो बेंडिंग, देयर इज नो बेंडिंग। तो इसलिए क्योंकि रिजिड है, कर्वेचर क्या आ रहा है बेटा, इस पोर्शन का 0 आ रहा है, तो इसमें नो बेंडिंग पॉसिबल। डिफॉर्मेशन होगा क्या भाई, बेंडिंग क्या है, डिफॉर्मेशन है, बेंडिंग क्या है, डिफॉर्मेशन है। और रिजिड बॉडी में कोई भी डिफॉर्मेशन होता है क्या, कितना भी लोड लगाओ, नहीं होता है, तो बेंडिंग कैसे हो जाएगी, ठीक है। तो बेंडिंग विल बी नॉट बी देयर, कोई बेंडिंग नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। सो ये बेंड नहीं होगा, ये स्ट्रेट रहेगा, ठीक है, क्लियर बात है। नाउ ये जो लोड है इसका इफेक्ट आप Q पर देख लो क्या आ रहा है, तो Q पर अगर आप इसका इफेक्ट देखोगे तो सीधा सीधा ऐसे देख सकते हो, दिस लोड विल बी ट्रांसफर्ड एट, दिस इज अ रिजिड बॉडी, ठीक है। नॉर्मल बॉडी के लिए भी कर सकते हो, रिजिड तो कर ही सकते हैं हम लोग, तो ये हो गया W यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, Q पे जो W का लोड है वो ट्रांसफर हो जाएगा, और उसका जो मोमेंट है दैट इज W इंटू L, ये भी आपका यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, क्लियर है। तो आप लोगों को Q पे जो डिफ्लेक्शन है वो इन दो चीज़ों के कारण मिल जाएगा, एक तो जो W लोड आ रहा है और दूसरा W इंटू L के कारण जो आप लोग को डिफ्लेक्शन है वो यहाँ पर मिलेगा, क्लियर बात है, W क्लियर। नाउ सो दिस इज L डिस्टेंस, दिस इज L डिस्टेंस। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं दिस इज मेड अप ऑफ 2 केसेस, एक पॉइंट लोड और एक पॉइंट लोड और एक आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट, ठीक है। तो आपको निकालना है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आप लोगों को निकालना है, ठीक है।
स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आप लोग को निकाला। अब कई लोगों को डाउट होगा सर अगर मान लीजिए कि रिजिड बॉडी है तो सर बेंडिंग मोमेंट कैसे ट्रांसफर कर रहा है? तो बेटा जो बेंडिंग मोमेंट है दैट इज मोमेंट ऑफ दिस फोर्स एट पॉइंट, ठीक है, दिस क्यू, तो वो ट्रांसफर होगा यहाँ पर पॉइंट क्यू से दिस लोड इज एट अ सर्टेन डिस्टेंस एल, सो द रोटेशन इफेक्ट दैट इज द मोमेंट ऑफ दिस लोड विच इज डब्ल्यू इंटू एल विल डेफिनेटली गेट ट्रांसफर टू क्यू, ठीक है। तो रिजिड होने से या ना होने से इसका कोई लेना देना नहीं है। रिजिड होने से क्या होता है, जो फोर्स और उसके इफेक्ट है उसकी स्टडी करने के लिए हम लोग रिजिड बॉडी मानते हैं बस, ठीक है। फोर्स का जो इफेक्ट वगैरह का हम लोगों को मोशन में मोशन कैसा देगा, ठीक है, उसकी स्टडी करने के लिए रिजिड मानते हैं जब हम लोग को डिफॉर्मेशन की नीड नहीं होती है। मैंने आपको बताया है कि रिजिड बॉडी के क्राइटेरिया का यूज़ क्या है। रिजिड बॉडी के क्राइटेरिया का सिर्फ यूज़ ये है कि जब भी आपको सिर्फ मोशन एक्सेट्रा की बात करनी है, आपको डिफॉर्मेशन से कोई लेना नहीं है, या फिर किसी फोर्स को ट्रांसफर करने के दौरान या फिर उस फोर्स के कारण एक पर्टिकुलर मोशन देने के दौरान अगर कोई सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो मैं डिफॉर्मेशन को नेगलेक्ट कर दूंगा, उसकी बात नहीं करूंगा, बॉडी को रिजिड मान लूंगा, ठीक है। तो रिजिड बॉडी मान लेना हम लोगों के लिए यूज़फुल रहता है जब हम लोगों को डिफॉर्मेशन की नीड नहीं होती, हम लोगों को सिर्फ फोर्स के कारण जो मोशन वगैरह आ रहा है उसकी नीड होती है। तो जो फोर्स आ रहा है, जब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो जो भी बॉडीज डील करते हैं हम लोग सारे रिजिड बॉडीज हम लोग डील करते हैं, यानी कि किसी भी बॉडी को मैं रिजिड बॉडी मान करके उसको डील करता हूँ। तो मोमेंट वगैरह तो आएगा उसका, ये आपका क्लियर है। तो इसमें जो भी फोर्स होगा किसी भी डिस्टेंस पे, इट डजंट मीन कि अगर ये रिजिड बॉडी तो उसका मोमेंट यानी कि बेंडिंग मोमेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं होगा, तो बेंडिंग मोमेंट आएगा उसका पॉइंट क्यू पे, ठीक है। तो अब इसके कारण इस वाले लोड के कारण आपके पास जो डिफ्लेक्शन आएगा दैट इज डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3EI, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। और ये जो m आ रहा है आपके पास उसके पास ml² अपॉन 2EI, इस तरह से आपके पास डिफ्लेक्शन आ जाएगा। अगर आप चाहो तो आप लोग जो अब इसके बाद आप लोगों को क्योंकि क्यू पे निकालना है, आप लोग सिंपली अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं है तो आप लोग मोमेंट एरिया मेथड लगाओगे, ठीक है। आप लोगों को जो डिफ्लेक्शन है वो ये जो दो लोड हैं, एक ये जो W ट्रांसफर हुआ और ये जो W इंटू एल आ रहा है, ठीक है, इन दोनों के कारण Q पे जो डिफ्लेक्शन आ रहा है YQ, और जो थीटा निकल रहा है आपका Q पे, आप लोग सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करके यूजिंग मोमेंट एरिया मेथड और डायरेक्टली बाय यूजिंग द फार्मूला के लिए मैंने टेलीग्राम पे कई बार शेयर किया है, टेलीग्राम पे मैं दोबारा शेयर कर दूंगा अभी, ठीक है। तो टेलीग्राम जो ग्रुप है मेरा उस पर जाकर के चेक कर लेना, ऑफिशियल ग्रुप जाकर के चेक कर लेना, वहाँ पर मैं आप लोगों को जो फॉर्मूलों की लिस्ट है वो भेज दूंगा। अदरवाइज आपका कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होगी वहाँ से आप देख सकते हो, या फिर नेट से जो नेट पे जाओगे और डिफ्लेक्शन फॉर्मूला करके सर्च करोगे तो आपको उसकी PDF मिल जाएगी कहीं पर भी, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग उसको एक जगह रख लो, फॉर्मूले याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मोमेंट एरिया मेथड जिंदाबाद, ठीक है। यहाँ से आप लोग इसका आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। नाउ डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम एट R आपको पूछा है, डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम एट R। अब बात ये है कि Q से R वाला जो पोर्शन है वो रिजिड है, ठीक है। तो इसका आंसर बताना, सेकंड का भी आंसर आप ही बताना क्या आएगा, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, है ना, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। तो देखिएगा जब ये बैंड होगा तो कैसे बैंड होगा, PQ वाला जो पोर्शन है दिस इज P, दिस इज Q। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा डायग्राम देखें भी आपको चमक जाएगा। तो ये वाला पोर्शन रियल मटेरियल है, इसका EI फाइनाइट वैल्यू है, कोई रियल मटेरियल है, ये बैंड होगा भाई, डिफॉर्म होगा। नाउ Q से जो R है वो तो एक रिजिड मटेरियल है, उसमें बेंडिंग नहीं होगी, तो हमेशा क्या रहेगा उसका, क्योंकि कापा क्या है, जीरो होने वाला है, कुछ भी कर लो तो ये हम क्या रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। तो याद आ गया, थोड़ी देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन देखे थे हम लोग, मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 70 में ऐसा देखे थे, है ना। तो ये आपके पास R है, तो आप लोगों का जो पोर्शन है फ्रॉम Q to R दैट इज स्ट्रेट, देयर इज नो बेंडिंग। तो Q पे जो आपका स्लोप मिलेगा दिस इज थीटा Q आप लोग को जो मिलेगा दिस इज थीटा Q, ओके, थीटा Q जो आपको मिलेगा, और यहाँ पर जो थीटा है आपके पास थीटा R, दे विल बी सेम, थीटा Q इज इक्वल टू थीटा R होगा। क्लियर बात है, ये डिफ्लेक्शन आप निकाल चुके हो, दिस इज YQ डिफ्लेक्शन एट Q, ये आप निकाल चुके हो, और ये आपको इतना और निकाल लो तो आप लोगों को जो R का जो टोटल डिफ्लेक्शन है दिस इज YR, ये आपका मिल जाएगा। यहाँ पर इसके लिए क्या करो, इसके लिए आप क्या करो, लेट अस से दिस इज R, दिस इज R, दिस इज R डबल डैश, ठीक है, R डबल डैश, ठीक है, ये हो गया आपके पास। तो आप लोगों का जो थीटा Q हो जाएगा दैट इज R डबल डैश अपॉन QR डबल डैश। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, हो जाएगी L, है ना, क्योंकि जो थीटा होता है वो बहुत स्मॉल होता है, तो ये और ये वाली वैल्यू में उतना ऐसा डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये भी L हो जाएगा, L ही दिया है ना, यस, ठीक है। नाउ यहाँ पर सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाए, ये वाली जो लेंथ है R डैश आपको मिल जाएगा। सो आपके पास जो डिफ्लेक्शन एट R आएगा
दैट विल बी वाई क्यू, यानी कि ये वाली वैल्यू वाई क्यू, ओके दिस इज वाई क्यू, ये वाली वैल्यू जो है प्लस आर डबल डैश, ये जो आर डबल डैश आएगा यहाँ से कर लेना, आप लोगों का थीटा क्यू जो है वो मिलेगा। कौन सा ऑप्शन वाई आर, नॉट थीटा क्यू, वाई आर जो है आप लोग का मिलेगा यहाँ से, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा इसका सही आ रहा है मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आप लोगों का कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, ठीक है। और जो नेक्स्ट लेक्चर मैं लेकर के आऊँगा उसमें मैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आप लोग को बताऊँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 74 और 75 का जो राइट आंसर है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों से बन जाएगा। तो एज अ होमवर्क मैं आप लोग को देकर के जा रहा हूँ इस लेक्चर के साथ में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के न्यूमेरिकल्स देखेंगे, देन कॉलम और जो स्प्रिंग वाला टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।